नमस्कार, अमेरिकन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। हालात जो चल रहे हैं अफगानिस्तान में, उससे हर कोई जानता है, हर कोई उन हालात से रूबरू है, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से हो, चाहे किसी भी जरिए से हो। हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह की तस्वीर बनी हुई है, कितना खतरा वहां पर बना हुआ है। वहां रहने वाले लोग जल के साए में जी रहे हैं। न सिर्फ वहां के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की नजर अफगानिस्तान के हालात पर बनी हुई है, टिकी हुई है कि आखिरकार क्या ऐसा हुआ और क्यों ऐसा हुआ कि इस तरह का माहौल वहां बन गया। और ये तमाम जो एक सिनेरियो बना है, ये भारत के लिए कितना चिंता का विषय है और इन सब के पीछे किसका हाथ है। तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए रुख करते हैं। आज हमारे साथ हमारे पैनल में दो गेस्ट मौजूद हैं जिनका स्वागत हम कर रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले दर्शन ढिल्लों जी जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सर, अमेज़न प्राइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। और इसी के साथ साथ हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जो रक्षा विशेषज्ञ है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी आज हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले संजीव जी आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। कितना खतरा ये भारत के लिए है, अफगानिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है, जो हालात पैदा हो गए हैं, सब लोग जानते हैं, कितना खतरा भारत के लिए। जी देखिए, अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान ने काबुल की सत्ता पे वायलेंट टेक ओवर किया है, लगातार वो हिंसा के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से, हमलों के माध्यम से उन्होंने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को आत्मसमर्पण पर मजबूर कर दिया और उसके बाद उन्होंने सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया है। इससे और इस चरित्र के साथ जो तालिबान आया है, उससे जाहिर है कि उसका जो पूरा रवैया है वो आतंक परस्त दिखाई देता है और इस उसके पूरे वायलेंट टेक ओवर के पीछे पाकिस्तान का भी उसे पूरा सपोर्ट रहा है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक आतंक परस्त मुल्क है। पाकिस्तान ने इस तालिबान को मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड कराए, लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड कराई, मेडिकल सप्लाईज भी की, साथ ही साथ आतंकियों को भी भेजा कि वो आतंकी तालिबान के साथ मिलकर के अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे थे। तो ये जो इस रिजीम का जो पूरा चरित्र दिखाई देता है वो एक आतंकी चरित्र दिखाई देता है। मूल रूप से तालिबान नहीं बदला है। आज भी तालिबान का जो मूल चरित्र है वो उसी तरीके का दिखाई देता है जैसा कि वो 1996 में था। और जाहिर है कि इसकी वजह से पूरे अफगानिस्तान के लोगों का तो भविष्य अंधकार में बनेगा ही। पूरे क्षेत्र में, पूरे साउथ एशिया में आतंकवाद का खतरा बढ़ेगा और भारत के सामने जो चुनौती है वो सबसे बड़ी यही है कि भारत जो आतंकवाद के ऊपर एंटी टेरर जो भारत की जो तैयारियां हैं उसको और अधिक रोबस्ट करना होगा। भारत ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और भारत ने अफगानिस्तान में सड़कें बनाई हैं, ब्रिजेज बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं, वहां की अफगानिस्तान की पार्लियामेंट भी भारत ने बनाई थी। तो जाहिर है कि भारत का जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए भारत प्रयास करेगा और भारत जरूर इस बात की कोशिश करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर के अफगानिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखा जा सके। इस पूरी सिचुएशन में खुशबू जी, सबसे बड़ी बात, जो सबसे प्राथमिकता ये थी कि भारत अपनी जो नागरिक हैं उनको कैसे सुरक्षित तरीके से इवैक्यूएट कराए और उसके लिए भारत ने स्पेशल फ्लाइट भेजी। C-17 ग्लोब मास्टर जो एक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है उसके माध्यम से भारतीयों को वापस लाया गया है। लेकिन अब भारत के सामने जो चुनौती है वो ये है कि तालिबान के इस अंधकारमय और क्रूर शासन के दौरान किसी तरीके की बड़ी आतंकवादी घटना से डील करने के लिए भारत अपने आप को कैसे तैयार करेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ एंटी टेरर जो कोऑपरेशन है उसको कैसे गहरा करना है, इसके ऊपर भारत को विचार करना होगा। भारत को अपने जम्मू एंड कश्मीर राज्य की जो सीमाएं हैं वहां पर जो काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटजी है उसको और अधिक रोबस्ट करना होगा। ऑलरेडी भारत का ऑपरेशन ऑल आउट बेहद सफल है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हाफिज सईद हो या मौलाना मसूद अजहर हो या अन्य जो आतंकी संगठन हो, वो लगातार इस बात की पहले भी भारत को धमकियां दिया करते थे कि एक बार यूएस और नेटो फोर्सेस विड्रॉ कर जाएंगी तो वो तालिबान के आतंकियों को कश्मीर के फ्रंट पर ले आएंगे। इस तरह की धमकियां दी जाती हैं और जाहिर है कि ये जो तालिबान के जो आतंकी हैं जी, ये जो तालिबान के आतंकी हैं वो रोड साइड बॉम्ब्स को लगाने में, आईईडीज के लगाने में उन्होंने काफी एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है। तो वो जो सारे जिस तरीके के जो टेक्निकल एक्सपर्टीज जो उनकी आतंकवादी घटनाओं को कराने की है वो उस तरह की टेक्निक्स को ले आकर के कश्मीर के फ्रंट पर ला सकते हैं। उसके लिए भारत को तैयार रहना होगा।
जो यूएस मेड जो वेपन्स हैं जो कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के पास थी, उसको भी तालिबान ने कैप्चर कर लिया है। और उस तरीके के जो हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को वो कश्मीर में आतंकियों को ट्रांसफर करने की कोशिश कर सकते हैं। और इस तरीके के जो यूएस मेड वेपन्स हैं वो कहीं कश्मीर के फ्रंट पे ना पहुंचे, इसके लिए भी भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत सतर्क रहना होगा। और जाहिर है कि भारत के लिए आतंकवाद का खतरा बढ़ा है, और ये आतंकवाद का खतरा, खुशबू जी, सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे साउथ एशिया और पूरे विश्व के लिए होगा। अमेरिका ने जाहिर है कि पूरे अफगानिस्तान में भारी गलतियां की हैं, लेकिन अब चूंकि तालिबान एक वायलेंट टेक ओवर कर चुका है, इसलिए आगे आने वाले समय में अमेरिका, भारत, यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो एंटी टेरर कोऑपरेशन है, उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, खासकर जो विश्व के रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनको गहराई से कार्य करना होगा, ताकि यदि किसी तालिबान के रिजीम के दौरान यदि भारत पे, अमेरिका पे, यूरोपियन कंट्रीज पे किसी तरीके की आतंकी वारदात की साजिश रची गई, तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसको, इसके ऊपर भारत को और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गंभीरता से विचार करना होगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि चाहे वो आतंकवाद पाकिस्तान से आए या आतंकवाद तालिबान के अंधकार में शासन में अफगानिस्तान से आए, ये जो नया भारत है उसकी आतंकवाद के प्रति नीति जीरो टॉलरेंस की है। भारत किसी भी तरीके की आतंकवादी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा, और यदि किसी तरीके से तालिबान के शासन के दौरान यदि किसी तरीके की भारत के लिए चुनौती प्रस्तुत की गई, तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत में ये नया भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां तक रही तालिबान को रिकॉग्नाइज करने की बात, तो खुशबू जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि तालिबान का ये जो वर्तमान स्वरूप दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के वर्तमान स्वरूप में भारत इसे रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। तालिबान के साथ किसी भी तरीके का एंगेजमेंट तभी पॉसिबल है जब तालिबान एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाए, तालिबान भारत के को सिक्योरिटी एश्योरेंस दे, भारत के ऊपर किसी तरीके के चुनौतियों को प्रस्तुत न करे, चाहे वो चुनौतियां अफगानिस्तान में हो, चाहे वो कश्मीर के फ्रंट पे हो। अभी जो हमने तालिबानी जो प्रवक्ता है या जो उनके राजनीतिक जो स्पोक्स पर्सन है, उनका बयान हमने सुना। लेलो जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो सवाल पूछने जा रही हूँ ये, कि उनका कहना ये है, जो तालिबानी प्रवक्ताओं की बात मैं कर रही हूँ, उन्होंने एश्योर किया है, उन्होंने गारंटी दी है कि जो तमाम दूसरे देशों के यहाँ लोग फंसे हुए हैं, चाहे दूतावास के माध्यम से हो या जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं, हम गारंटी देते हैं कि हम उनकी सुरक्षा करेंगे। कितनी बात पर हम विश्वास कर सकते हैं उनकी? देखिए, जो टेररिस्ट होता है हम उसकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी गारंटियों के कोई मायने नहीं होते हैं। पहली बात, जिनका बैकग्राउंड हमें पता है, क्या हुआ था वहाँ 96 से लेके 2001 के बीच में, किस तरह बाहर के फॉरेन नेशनल को और वहाँ की वुमन और बच्चों को एग्जीक्यूट किया जाता था, ये पूरे वर्ल्ड को पता है। और इसीलिए आज फॉरेन नेशनल के साथ साथ अफगान के जो नेशनल हैं, लोकल लोग हैं, वो एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं। वो किसी भी तरह वहां से निकलना चाहते हैं कि उनको पता है कि ये लोग फिर आ गए हैं और इनका कल्चर क्या है। यहाँ तक कि वो अपनी जान गंवाने को तैयार हैं, जहाज़ों पे लटक रहे हैं, जहाज़ों से गिरते होकर तस्वीरें आ रही हैं। तो ये बहुत दर्दमयी सीन है वहाँ पे जो चल रहा है। किसी न किसी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं। मेरी कुछ जो अफगान स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उनसे भी बात हुई, वो बहुत चिंताग्रस्त हैं। घर लौटने की बात तो इस टाइम वो सोच भी नहीं रहे हैं, बल्कि वो अपने घर वालों को वहां से निकालने की बात सोच रहे हैं। क्योंकि तालिबान का जो कल्चर है उसमें एजुकेशन वगैरह, जो इन चीज़ों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह को कोई प्रायोरिटी नहीं है, और एक गन कल्चर है। अब तालिबान ने कब्जा तो कर लिया है, क्योंकि कब्जा बाय फोर्स किया है। अब शासन कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल होगा। और पूरा वर्ल्ड अभी इसी की तरफ देख रहा है कि कैसे वो शासन करेंगे, क्या वो शासन चला पाएंगे। क्योंकि जब तो हाथ में गन होती है, पावर होती है, और हर कोई आपका कहना मानता है, और आप तो उसे नहीं मानता तो उसको आप उसी टाइम शूट कर देते हैं। पर जब आप सरकार में होते हैं, वो बातें नहीं कर सकते। आपको एक कायदे कानून बनाने पड़ते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर बनाना पड़ता है। और जब आप अपने ही कैडर से बंदूकें वापस लेके उनको एक लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने को बोलोगे, एक प्रोसीजर फॉलो करने को बोलोगे, तो बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को ये जो पावर का नशा है उसको छोड़ना। अभी हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा उनके पास और आ गया है, जो अफगानी फोर्सेस छोड़ के गई हैं। आज हम ब्लेम तो अमेरिका को या किसी को कर सकते हैं, पर क्या हम उनकी आर्मी को ब्लेम ना करें? 3.5 लाख से ऊपर की आर्मी थी जिन्होंने बिल्कुल फाइट ही नहीं किया, कोई विल टू फाइट नहीं थी। एक फॉरेन नेशन क्या कर सकता है जो वहां उनको ट्रेन किया, पैसा दिया, हथियार दिया, और वो माफी नहीं किया। चाहती हूँ, यहाँ मैं आपको टोक रही हूँ।
कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और कुछ ऐसे आंकड़े हमारे पास आए जिसमें ये कहा गया कि आपने संख्या गिनाई, लगभग करीब 3-3.5 लाख की आर्मी आपने कहा अफगानिस्तान में है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए हैं, कुछ ऐसी जो तस्वीरें वो निकल कर आई है कि ये संख्या सिर्फ कागजों में थी। असल में सिर्फ 60 से 70 हजार सैनिक अफगानिस्तान में थे। सच्चाई यही है, ये सिर्फ कागजों में थी। कैसे वो 90,000 और 1 लाख की संख्या में जो तालिबानी थे, 70,000 की फोर्स उनका मुकाबला कैसे कर सकती है? देखिए, जो अगर काबुल में भी थे सैनिक, अगर 1 लाख सैनिक भी थे, मैं अगर 1/3 भी मानूं, तो फौज जो है प्रॉपरली ट्रेंड थी और उनके पास प्रॉपर हथियार थे, बंकर थे, हवाई जहाज थे। उसके बावजूद भी फाइट ना करना कोई और रीजन है कि या तो मोरल उनको बहुत लो था क्योंकि उनके प्रेसिडेंट खुद वहां से भाग गए, तनख्वाह नहीं मिल रही थी, ये भी खबरें आई हैं। सुरक्षा बलों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, खाने का सामान नहीं दिया जा रहा है, आलू की बोरी पहुंचा दी गई और ये कह दिया गया कि फ्रेंच फ्राइज बनाकर खा लीजिए। जहां सेना का ये हाल है तो बिल्कुल देखिए, कोई भी सेना भूखे पेट नहीं लड़ सकती। आर्मी मार्चेज ऑन इट्स दिल्ली, इट्स ए यूनिवर्सल ट्रुथ। तो अगर सेना का ये हाल था, तनख्वाह नहीं मिल रही थी, तो एक तरह से ये बगावत हुई है। ये तालिबान का कब्जा नहीं है, एक तरह से बगावत हुई है और ये और बढ़ेगी क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अगर सरकार जो रन कर रही थी उनकी इतनी बुरी थी। अब तालिबान जब रूल करेंगे वहां से सारी इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी, सारी जो भी फॉरेन एड आनी थी वो बंद हो जाएगी। तो इस मुल्क को चलाएंगे कैसे? पैसा कहां से आएगा? ये भुखमरी और करप्शन और बढ़ेगा और उससे एक तरह की सिविल वार क्रिएट होगी वहां पे। तालिबान भी एक पार्टी नहीं है, बहुत सारे ग्रुप है और अभी आपसी कंट्रोल के लिए, सरकार में हिस्सा पाने के लिए इनकी आपसी लड़ाई शुरू होगी एक तरह से। और जो आज तालियां बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ के लोग तारीफें कर रहे हैं तालिबान की, और वही मातम मनाएंगे कुछ महीनों के बाद जब ये गनों का मुंह पाकिस्तान और चाइना की तरफ हो जाएगा, उनके केडर की तरफ होगा। क्योंकि इनको अब पैसा चाहिए, कहां से वो चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो कहां से आएंगे? पब्लिक का प्रेशर भी होगा। अगर पब्लिक का प्रेशर दबाएंगे तो भूखमरी होगी, लोग इसी तरह भागेंगे और एक कंगाली की तरफ बढ़ता हुआ जो कंट्री है वो नजर आएगा हमें। और उसके लिए फिर वही है कि ये सिवाय एक टेररिज्म के वहां कुछ नहीं रहेगा, जिसके हालात सबसे पहले इफेक्ट करेंगे पाकिस्तान और चाइना को। भारत का नंबर बाद में आएगा क्योंकि हमारी डायरेक्ट सीमा वहां नहीं लगती है, पर हमें जरूर चौकस रहना चाहिए अपनी सीमाओं पे और क्या एक्टिविटी हो रही है उसको देखते हुए हमारी अपनी स्ट्रेटेजी को समय समय पे बदलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने दिनों साहब। संजीव जी, आपकी तरफ आती हूँ। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, करता क्या ना मरता क्या ना करता। ये जो कहावत है, ये कहीं ना कहीं कई तस्वीर जब अफगानिस्तान से आई तो एक तस्वीर हमने देखी, वहां के युवा तालिबानियों के साथ, जो आतंकी हैं उनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या उनके मन में ये बात भरती गई है कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप आम नागरिक है, कुछ नहीं कर सकते, हमारा समर्थन कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए? क्या इस तरह की अब बातें वहां चल रही हैं? जी जी बिल्कुल। तालिबान ने पूरे फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, आतंक का इस्तेमाल करते हुए, हिंसा बर्बरता का इस्तेमाल करते हुए तालिबान ने पूरे आम नागरिकों को बिल्कुल भयभीत किया और उन्हें आत्मसमर्पण पे मजबूर किया। उन्हें इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो उनकी सत्ता को स्वीकार कर लें और यही कार्य उन्होंने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी किया। और बाद में तो जो शुरुआत में जो उनका ऑफेंसिव था वो तो काफी सख्त था, लेकिन जैसे जैसे एक के बाद एक वो प्रोविंसेस पे कब्जा करते गए, उसके बाद से उन्होंने सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉर किया और सीधा सीधा वो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को कांटेक्ट करते थे और उनको कहा करते थे कि भाई अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, आप बेहतर है कि आत्मसमर्पण कर दो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारे जो प्रोविंसेस आ गए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉर भी किए हैं और यही कारण है कि लोग सेल्फी लेते हुए नजर आए हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक तरीके से तालिबान का जो आतंक का शासन है, अब उनको लग गया कि या तो जीवित रहें या तो उनके शासन को स्वीकार कर लें, दोनों में से। तो इसी वजह से इस तरह की चीजें हुई। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा खुशबू जी, कि ये जो पूरे अफगानिस्तान में जो सिचुएशन हुई है उसमें अमेरिका ने बहुत भारी गलतियां की हैं। अमेरिका को जिस तरीके से अफगानिस्तान की मिलिट्री को बिल्ड करना चाहिए था शुरुआत से ही, वो अमेरिका करने से चूक गया। ये बात सच है कि अफगानिस्तान के लोगों को स्वयं लड़ना चाहिए था, यही तर्क जो बाइडेन ने भी दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये तर्क वैलिड नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि आप किसी देश में 20 वर्षों तक थे
और 20 वर्षों में आप चाहते तो किसी भी मिलिट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते थे। एक ऐसे समय में कि जब आपने ये डिसीजन ले लिया कि अब वहां से आपको निकलना है और एग्जिट स्ट्रेटजी पे आप विचार करने लगे, उसके बाद आपने अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को खड़ा करना शुरू किया। तो जाहिर है कि जी मेरा एक छोटा सा सवाल ये भी है, वो सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ना, वो हजम कर पाना और बचाना जरा मुश्किल हो रही है। वो इसलिए कि जिस देश का राष्ट्रपति जब लोगों पर आफत आई, देश पर आफत आई, वो अपनी गाड़ियां भर के और उड़ान भर के भाग गया, देश छोड़ के भाग जाता है। कितनी शर्मनाक स्थिति। दूसरा, जिम्मेदारी सेना की होती है अपने देश की रक्षा करना। भारत की सेना इतनी मुस्तैद है कि किसी भी संकट से भारत को बचाने में सक्षम है। ढिल्लों साहब, आप भी सुनिए मेरा सवाल, शायद आपको कहीं ना कहीं सार्थक लगेगा। उन ऐसे जनरल वहां पर हैं जिनकी छातियां मेडलों से भरी हुई थी, और जब तालिबान घुसे तो सबसे पहले वही निकले देश छोड़कर भागने वाले। आम आदमी क्या करेगा? जी, आपका ये बिल्कुल सही पॉइंट है और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि जब लीडरशिप ही आपके साथ नहीं खड़ी दिखाई दे रही है तो फिर वो आर्मी का मोरल वैसे ही डाउन हो जाएगा। पूरी आर्मी के अंदर जो वहां की अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनको ठीक तरीके से सैलरीज भी नहीं मिल रही थी। अमेरिका बिल्कुल विड्रॉल के मोड में था। आप देखिए तो जो बाइडन ने ये भी कहा है अपने कल के संबोधन में कि वो अमेरिका उनको हर तरीके की मदद दे रहा था, यहां तक कि सैलरी भी दे रहा था। जाहिर है कि अमेरिका निकलने की जल्दीबाजी में था। आप देखिए तो जो बाइडन ने एक मेजर टैक्टिकल ब्लंडर की कि जो इस्तांबुल की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जिसमें कि अशरफ घनी और तालिबान के बीच में पावर शेयरिंग डील के ऊपर एक सहमति बनने की संभावना थी, उस इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के पहले ही जिस तरीके से जो बाइडन ने एक विड्रॉल का जो डेट नया अनाउंस कर दिया, उसकी वजह से तालिबान को यह लगा कि अमेरिका अब जल्द से जल्द जमीन छोड़ना चाहता है और इससे तालिबान को एक बहुत ही गलत मैसेज गया और तालिबान ने फिर इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस को गंभीरता से लेना बंद कर दिया और वो लगातार हमलों में लग गया। तो जाहिर है कि अमेरिका ने एक मेजर टैक्टिकल ब्लंडर्स भी किए हैं, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स तो किए ही हैं। जिस तरीके से, जैसे कि मैंने कहा कि अफगानिस्तान की मिलिट्री को शुरुआत से ही बनाना चाहिए था, उसे शुरुआत से ही सपोर्ट करना चाहिए था, ट्रेन करना चाहिए था, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति का, अफगानिस्तान को, सोसाइटी को बनाने में उनका जज्बा भरना चाहिए था, उनके अंदर संकल्प भरना चाहिए था। एक ये बड़ी समस्या। और दूसरी बड़ी समस्या, मैं ढिल्लन साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि वहां पे करप्शन की भी बहुत बड़ी समस्या रही है। करप्शन जो लीडरशिप में जो दिखा है, अफगानिस्तान में अमेरिका ने बहुत पैसे भेजे और $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का अमाउंट अमेरिका ने वहां इन्वेस्ट किया, लेकिन वो सारे के सारे पैसे वहां की जो टॉप लीडरशिप थी, वहां का जो इलीट था अफगानिस्तान का, उसने उसको अपने पॉकेट में डाल दिया। तो करप्शन के इशू की वजह से भी जो लीडरशिप है वो ठीक तरीके से न मिल पाने की वजह से, अच्छी ट्रेनिंग न मिल पाने की वजह से, अच्छा संकल्प जो राष्ट्रभक्ति का, एक देश को डिफेंड करने की जो मोराल होता है वो न मिल पाने की वजह से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये सरेंडर बोल दिया। दूसरा, एक खुशबू जी, एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं यहां कहना चाहूंगा कि दूसरी जो अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती की वो ये है कि तालिबान को उसने मजबूत होने का मौका दिया। तालिबान के सपोर्ट बेस पे हमला करना चाहिए था। तालिबान को पाकिस्तान का जिस तरह से सपोर्ट मिलता रहा, तालिबान लगातार मजबूत होता रहा। तालिबान ने जो हेरोइन का और अफीम का जो पूरा इलिसिट उसका ट्रेड है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, उसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए थी। उसके साथ साथ तालिबान जिस तरीके से इलीगल तरीके से टैक्स वगैरह इवेट करता था, जिस तरीके से एक्सटॉर्शन के मनी को इवेट करता था, उससे वो लगातार मजबूत होता गया। तो पाकिस्तान के ऊपर भी अमेरिका को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि तालिबान को लगातार कोवर्टली सपोर्ट कर रहा था। तो ये जो मेजर स्ट्रेटेजिक ब्लंडर रहे हैं, जिसकी की वजह से तालिबान मजबूत हुआ और उसने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। ढिल्लों जी, चलते चलते बस आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई ऐसा कदम अब भारत सरकार को उठाना चाहिए जो यहाँ की सुरक्षा पर पकड़ ना, भारतवासियों को डरने की जरूरत ना हो? ऐसा क्या भारत की ओर से सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा के लिहाज से किया जाए? बस थोड़ा समय, ढिल्लों साहब, चलते चलते इसका जवाब आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार को जो हमारे सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन के हो या हमारे एथनिक वहाँ पे सेटल्ड हो, तो उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए, उनको एक सेफ पैसेज के थ्रू। तो इसके लिए थोड़ा बहुत अभी ना तालिबान के फेवर में ना सपोर्ट में नहीं जाना चाहिए, थोड़ा न्यूट्रल रहना चाहिए, ताकि हम किसी न किसी तरह उनको मना के या उनसे अच्छे रिलेशन रख के हम अपने नागरिकों को वहाँ से कुशल निकाल सकते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी
जो चीजें लॉन्ग टर्म है, वहाँ पे जो हथियार हैं उनकी मॉनिटरिंग हमें जरूर चाहिए भी, ये किस तरह से चाहिए, चाहे उसकी यूएस की मदद ली जाए, किस तरह से ये हथियार किधर डाइवर्ट हो रहे हैं, क्या ये आईएसएस को जा रहे हैं, जो तालिबान यूज कर रहे हैं, जहाँ ये पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंपों में, पीओके में पहुंच रहे हैं। तो इन चीजों पे हमें कड़ी नजर रखनी चाहिए कि तालिबान किस करवट बैठेगा, तो उसी तरह से हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन बन रहा है जो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा होगा, क्योंकि टेररिज्म की हब जो है अभी अफगानिस्तान में पैदा हो जाएगी, जिससे सभी को बचने के लिए उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी है। पहले डर सिर्फ पाकिस्तान से था, लेकिन अब अफगानिस्तान के हालात देखकर ये भी समझ आ रहा है कि पाकिस्तान छुप छुप के उसका समर्थन कर रहा है, तो ये दोनों एकजुट अगर हो जाएंगे तो खतरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है और ये पूरी दुनिया को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन ढिल्लों साहब और संदीप श्रीवास्तव साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। अफगानिस्तान के हालात काफी चिंता का विषय है, न सिर्फ दुनिया के लिए लगातार लोगों की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा बदलाव हो, कोई ऐसी लहर जरूर चले जिससे कि इन तमाम चीजों से मुक्ति मिले। हालांकि ऐसा संभव होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रहे, पूरी दुनिया एकजुट होगी तो अफगानिस्तान के हालात कभी ना कभी जरूर सुधर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ढिल्लों साहब और श्रीवास्तव साहब हमसे जुड़ने के लिए, और आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी खबरों के लिए देख रहिए नमस्कार।